सो भाई शुरुआत करेंगे हमारे पहले सवाल के साथ, और मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि यार आप पेन कॉपी लेके बैठे होंगे एंड आप इन सभी सवालों के जवाब मेरे समझाने से पहले खुद एक बार लगाएंगे और इसके बाद ही आप इसका सॉल्यूशन एक बार देख रहे होंगे। स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डू नॉट एग्जिबिट द फैगोसाइटोटिक एक्टिविटी। तो इनमें से कौन है जो फैगोसाइटोसिस नहीं परफॉर्म करता है? तो दिस इज समथिंग वी हैव टू टेल हियर। ओके, तो भाई अगर हम देखें तो इसके लिए कुछ बेसिक्स हम जान लेते हैं, बिकॉज हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको बेसिक भी बताता हुआ चलूँगा ताकि आपको एक रिवीजन भी होता चले। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे बात किया जा रहा है कि कुछ टाइप्स ऑफ WBC यहाँ पे मेंशन्ड है, तो हम जानते हैं कि यार WBC की क्लासिफिकेशन क्या होती है। लेट अस सी। जो आपकी ल्यूकोसाइट्स होती हैं वो दो तरह की पाई जाती हैं। एक उनमें से होती है दैट इज ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट, और दूसरी होती है ए ग्रेन्युलोसाइट। ऐसा नाम क्यों दिया गया? बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन के उनके जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते। पाए जाएंगे तो ग्रेनुलोसाइट, नहीं होंगे तो एक ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, इसका जो फर्दर डिवीजन हम देखते हैं वो क्या होता है, दैट इज समथिंग वी हैव न्यूट्रोफिल, वी हैव बेसोफिल्स एंड वी हैव इओसिनोफिल्स। Okay, so these are the types of WBC we are having. Okay, and next we have granulocyte जो कि दो तरह की होंगी, एक होंगी आपके लिम्फोसाइट एंड एक होंगी मोनोसाइट्स। तो अगर इसमें बात की जाए कि यार इनमें से इन सबके फंक्शंस क्या होते हैं, तो जो आपकी न्यूट्रोफिल्स होती हैं ये बेसिकली इन्वॉल्व होती हैं आपके, दे आर ऑल्सो फैगोसिटिक, छोटी साइज की सेल होती है एंड दे हैव अनदर नेम कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिक न्यूट्रोफिल्स, PMNK भी कहता है। ठीक है, तो इट्स लाइक दिस इज द अनदर नेम फॉर देम। इसके अलावा बेसोफिल्स जो होती है दे आर फैगोसिटिक। ओके, तो ये तो आपका आंसर होना चाहिए। ओके, दे आर फैगोसिटिक। सेकेंड अगर हम बात करें इनकी बेसोफिल्स की, तो जो बेसोफिल्स होती है ना, दे हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग रोल। ये दो तीन तरह के ना केमिकल्स रिलीज करती हैं। तो इट्स लाइक दे रिलीजेस हेपेरिन, दे रिलीजेस हिस्टामिन, दे रिलीजेस सेरोटोनिन। ओके, लेट मी राइट देम। तो इनका काम होता है कि यार ये आपकी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस जो होती है ना उसमें काम होता है इनका। तो दे रिलीजेस हिस्टामिन, दे रिलीजेस सेरोटोनिन, दे रिलीजेस हेपेरिन। So basically they have a function in inflammatory reactions. Eosinophils जो होती हैं ये आपकी एंटी एलर्जिक रिएक्शंस में यूज़ होंगी। तो बेसिकली ये पैरासिटिक से आपको प्रिवेंट करेंगी, पैरासिटिक इन्फेक्शन से। ओके, तो वी कैन से इट प्रिवेंट फ्रॉम पैरासिटिक इन्फेक्शंस। और इसके अलावा आप कह सकते हो कि ये जो होंगी ये हाइपर सेंसिटिविटी कॉज करती है। तो इट्स लाइक एनी पर्सन इज हैविंग द द एलर्जिक टू एलर्जेंस। तो कोई एलर्जेंस अगर हमारे आसपास में आएगा ना या बॉडी के अंदर जाएगा तो उस टाइम पे पागल हो जाएंगी, पागल होकर आपकी बॉडी के अंदर ना हाइपर सेंसिटिविटी कॉज कर देंगी रिगार्डिंग दैट एलर्जन। सो इट्स लाइक हाइपर सेंसिटिव, दे बिकम हाइपर सेंसिटिव ऑन द एक्सपोजर ऑफ एनी एलर्जन पार्टिकल। ओके, साथ ही साथ ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सो ये सभी फंक्शंस होते हैं इसके। इसके अलावा अगर हम बात करें लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स की, तो इनमें से मोनोसाइट्स जो हैं दे आर अगेन फैगोसिटिक इन नेचर, फैगोसिटिक इन नेचर, एंड लिम्फोसाइट्स जो है ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं। तो ये इम्यूनिटी में अपना रोल प्ले करती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज। तो ये सवाल का जवाब हम यहाँ से निकाल सकते हैं अगर हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अगर है तो कौन सी इनमें से फैगोसिटिक नहीं होती है? तो आपको पता है मोनोसाइट्स जो हैं दे आर फैगोसिटिक इन नेचर, न्यूट्रोफिल्स दे आर ऑल्सो फैगोसिटिक इन नेचर। डिफरेंस ये है कि यार ये बड़ी होती हैं, ये छोटी होती हैं। बेसोफिल्स आर नॉट फैगोसिटिक, मैक्रोफेजेस आर अगेन लार्जेस्ट ईटर सेल्स ऑफ द बॉडी। सो एक तरीके से बिकॉज मोनोसाइट्स के ना एग्जाम्पल ही होते हैं क्या, मैक्रोफेजेस। तो मैक्रोफेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोसाइट। सो होपफुली यू गॉट कि भाई इनमें से सारे के सारे आपके फैगोसिटिक हैं एक्सेप्ट दिस बेसोफिल, बिकॉज इट हैज़ अ रोल इन प्रोडक्शन ऑफ दीज केमिकल्स विच आर एक्चुअली एंटी इन्फ्लामेटरी केमिकल्स। ओके, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपसे कह रहा है वन ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑब्जर्व इन द
पीपल इन्फेक्टेड विद डेंगी फीवर। तो डेंगी से सफ़र करने वाले जो लोग हैं उनमें से कौन सा सिम्टम नहीं आने वाला? तो इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन है ना, एक जनरल नॉलेज ऐप लाइक क्वेश्चन आप इसे बोल सकते हैं। तो लाइक आपने सुना भी होगा कि इफ़ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डेंगी, सो उसमें कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं। तो नॉर्मल सिम्टम्स तो होंगे ही, जैसे कि फीवर होगा, हेडेक होगा, है ना, और शिवरिंग हो सकती है। इसके अलावा जो अदर सिम्टम्स हैं वो ये हो सकते हैं कि यार नोज से ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। ओके, सो ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग हो सकती है, बार बार वॉमिटिंग हो रही है, ठीक है, गला बहुत जल्दी सूख जाएगा, तो इट्स लाइक ड्राइनेस ऑफ द माउथ, ठीक है। सो दीज काइंड ऑफ सिम्टम्स कैन बी देयर। और सबसे बड़ा सिम्टम क्या होता है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ भाई यही है वो सिम्टम जिसकी वजह से द पर्सन इज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम डेंगी। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। बाय द वे इट्स डेंगू और डेंगी, है ना, अलग अलग एक्सेंट्स में इसको बोलते हैं। यहाँ पे बात करते हैं तो सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द आरबीसीज काउंट। क्या डेंगू के अंदर क्या आरबीसी का काउंट कम होता है? नहीं। डब्ल्यूबीसी का? नहीं। हाँ, प्लेटलेट्स का काउंट जो है वो कम हो जाएगा यहाँ पे। So there is a frequent we can say decrease in thrombocytes or platelets. This is going to be the main symptom. इसके अलावा कुछ और symptoms मैंने आपको क्या बताए हैं? अगर हम इसके other symptoms लिखें, dryness of mouth, second आपको बताया frequent vomiting, इसके अलावा आप कह सकते हो कि फीवर होगा, चिल, एंड यू कैन से हेडेक, ओके, एंड लाइक ब्लीडिंग फ्रॉम नोज इफ दैट्स अ सीवियर केस, ब्लीडिंग फ्रॉम nose, and the main symptom is like if the platelets counts drops, so that means that a person is suffering from this dengue. Okay, so be careful. Next, let's talk about this question saying which among the following is correct during the cardiac cycle. So now cardiac cycle is like मेरा favorite topic है इस चैप्टर का, cardiac cycle, because इस चैप्टर में अगर देखा जाए ना तो काफ़ी कुछ बातें आप पहले से भी पढ़ के आ चुके हो इन द लोअर ग्रेड्स, राइट, लाइक व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, लाइक व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। मगर कुछ नया टॉपिक जो आपने इस क्लास 12th में पढ़ा है ना वो क्या है? दैट्स अबाउट योर कार्डियक साइकिल, है ना। बाकी टॉपिक्स भी हैं बट स्टिल कार्डियक साइकिल इज लाइक वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो इसकी बात करते हैं। कह रहा है कि वॉल्यूम कौन सी बात इनमें से करेक्ट है आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखा जाए, पहले आप क्वेश्चन रीड कर लीजिए, फिर हम साथ में सॉल्व करेंगे इसको। देखें भाई, होपफुली आपने देख लिया होगा। कार्डियक साइकिल की अगर मैं आपसे बात करूं तो बताइए कार्डियक साइकिल में कौन कौन से फेजेस होते हैं। लाइक आई कैन डिवाइड दिस कार्डियक साइकिल इन 3 phases. फर्स्ट फेज इज एट्रियल सिस्टोल, सेकेंड आई कैन से वेंट्रिकल सिस्टोल, and third I can say joint diastole. Okay, so these are the 3 phases of cardiac cycle and इसमें से क्या क्या होता है वो अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। दैट इज समथिंग मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपने कार्डियक साइकिल पढ़ ली है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट बाय राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज सेम, सो दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। आप जानते हैं कि यार अगर हमारा ये जो हार्ट है, ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो आप जानते हैं कि आपका ये जो राइट वाला पोर्शन है, लाइक आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस पोर्शन एज अ राइट साइड एंड ये आपका लेफ्ट साइड हो जाएगा। तो आपको पता है कि यार जो आपके वेंट्रिकल्स हैं वो सिस्टोल करते हैं, तो राइट एंड लेफ्ट साइड में क्या होता है, एक तरीके से सिमेट्री इज प्रेजेंट देयर। ओके, तो जितना अमाउंट ऑफ ब्लड इज पंप बाय दिस लेफ्ट वेंट्रिकल, द सेम अमाउंट ऑफ ब्लड इज पंप बाय एक्चुअली योर राइट वेंट्रिकल। तो दोनों वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो सेम अमाउंट ऑफ ब्लड को पंप करेंगे। अगर को वो सेम अमाउंट ऑफ ब्लड पंप नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है वो हो चुकी है हार्ट के अंदर, ठीक है। तो वो हम डायग्नोज भी कर सकते हैं। तो बाकी ऑप्शंस तो इसमें ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएंगे। सेकंड आपसे कह रहा है कि इनका डिफरेंट होता है, नहीं। एट्रियम जो है दे रिसीव्स ईच एट्रियम इज डिफरेंट, नो डिफरेंट नहीं होता है, और ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है कार्डियक साइकिल या कार्डियक एक्टिविटी कुड बी मॉडरेटेड बाय ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो क्या कार्डियक एक्टिविटी जो है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है कंट्रोल करता है? सोच के बोलो। व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सो इसमें आपके पास दो पार्ट्स आते हैं, एक होता है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, राइट। तो सिंपैथेटिक जो है ये एक्टिवेट होगा अंडर द स्ट्रेसनेस या फिर एक्सरसाइज वाली कंडीशन में या इमरजेंसी कंडीशन में, और जो पैरासिम्पैथेटिक है वो उसको वापस से रिलैक्स करेगा। इट्स लाइक अगर कुत्ता पीछे पड़ गया तो उस टाइम पे हार्ट बीट तेज हो जाएगी, है ना, और तुम भागना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन जब कुत्ता पीछे नहीं पड़ा हुआ है तो उस टाइम पे आपका हार्ट बीट थोड़ी देर बाद रिलैक्स भी तो हो जाएगा ना। तो रिलैक्स करेगा कौन? बढ़ा तो दिया, अब उसे बंद भी तो करो, है ना। तो बढ़ाने का काम किसका होता है? सिंपैथेटिक का, और उसे कम करने का काम किसका होता है? पैरासिम्पैथेटिक का। तो ये बात करते हैं यहाँ पे, कह रहे हैं द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट्स द हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या पैरासिम्पैथेटिक जो है वो हार्ट रेट को इंक्रीज करता है? ना ना ना, नो सर। सेकेंड, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है क्या ये आपकी हार्ट रेट को और स्ट्रोक वॉल्यूम को स्टिमुलेट करता है? तो होपफुली मुझे पता है कि आपको हार्ट रेट का तो पता होगा कि सर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ना वो हार्ट रेट को तो यूँ बढ़ा देगा। लेकिन अगर हम बात करें स्ट्रोक वॉल्यूम की, शायद आपको नहीं पता, है ना, या फिर डाउट होगा, तो मैं आपको बता दूं कि यार स्ट्रोक वॉल्यूम को भी ये इंक्रीज़ करता है। ठीक है, आपको पता है कि यार कार्डियक आउटपुट जो होता है वो किसके बराबर होता है? इट्स इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट, okay, which is equals to 72 to 75. Stroke volume is 70 ml and that is how you got 5 liter. okay, तो इस तरीके से अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना तो आपको पता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट अल्टीमेटली मोटिव क्या है? कार्डियक आउटपुट बढ़ा दो, कि आपके वेंट्रिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो ब्लड है उसको पंप कर पाए और उससे आपकी जो सेल्स हैं उन तक ब्लड पहुंच पाए और ऑक्सीजन की डिमांड फुलफिल हो पाए। तो अल्टीमेट मोटिव क्या है? कि कार्डियक आउटपुट बढ़ाना है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो इन दोनों ही पार्ट्स को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, होपफुली आगे से आप याद रखेंगे। ओके, सो कौन सा आंसर सही है इनमें से? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कि जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसमें से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? आपकी हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम, इन दोनों को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आर रॉन्ग। आते हैं अगले सवाल पे, कह रहे हैं मार्क द पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स अमंग द फॉलोइंग विच इज एसेंशियल फॉर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। इनमें से कौन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल है? हमें ये बात करनी है। तो यार वैसे हमारे पास बहुत सारे कोएगुलेटिंग फैक्टर्स हैं, है ना, इन सब के नाम मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, बट होपफुली आपको पता होगा एज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट। सो हमारे पास होता है लाइक हम स्टार्ट कर सकते हैं आपके फाइब्रिनोजन से। तो आपके टोटल 12 to 13 फैक्टर्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर? आपके ब्लड कोएगुलेशन के प्रोसेस के अंदर। ओके, सो वो 13 फैक्टर्स जो हैं उनमें से दो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एक तो कैल्शियम है और एक प्लेटलेट फैक्टर्स हैं। ये दोनों फैक्टर्स जो हैं दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द ब्लड कोएगुलेशन। ओके, so we have like fibrinogen, prothrombin, thromboplastin, then calcium, then unknown factor proconvertin, then antihemophilic factor A, antihemophilic factor B, antihemophilic factor C, Stotts power factor, है ना, fibrinogen factor. So these are different factors. Okay, तो ये सब इन्वॉल्व होकर आपकी ब्लड कोएगुलेशन में हेल्प करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हेपेरिन जो है ये आपका एंटी कोएगुलेंट है, एंटी कोएगुलेंट। तो ये तो है ना, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दी, वो वाली बात हो जाएगी। तो इट्स लाइक हमें कोएगुलेशन करवाना है, अगर ये डाल दिया तो फिर कोएगुलेशन रुक जाएगा ना, है ना। अगेन हेपेरिन हम नहीं डाल सकते, ये भी नहीं होगा ऑप्शन में। और बात करें अगर आपका ऑक्जिलेट एंड सिट्रेट के बारे में, तो ऑक्जिलेट्स भी एक तरह के एंटी कोएगुलेंट होते हैं जो कि आर्टिफिशियल एंटी कोएगुलेंट्स हैं। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। सवाल पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल्स लैक द न्यूक्लियस इन द हार्मोन। तो आपको पता है इओसिनोफिल्स, ये इन चारों में से किसके पास न्यूक्लियस नहीं होता? तो इरेथ्रोसाइट्स, दैट मीन्स आरबीसी एक्चुअली लैक्स द न्यूक्लियस, बिकॉज ये अपने बॉडी के मोस्ट ऑफ द लाइक अपने सेल के मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल्स को डिवाइड कर देते हैं जस्ट टू स्टोर द ऑक्सीजन। तो इट्स लाइक दे आर हंगर, दे हैव अ फॉन्ड फॉर ऑक्सीजन। होता है ना, हमारे दोस्त या भाई बहन होते हैं कि यार छोटे बच्चे जैसे होते हैं, वो बोलते हैं कि यार हमें कुछ नहीं चाहिए, आप बस हमें ना एक चॉकलेट का डब्बा दे दो, हम उसी में खुश हैं, हमारी दुनिया है। ठीक है, तो इट्स लाइक उनको तुम पैसे दे दो, कुछ दे दो, उन्हें नहीं चाहिए, उनको चाहिए बस एक चॉकलेट का डब्बा दे दो, वो खुश हो जाएंगे उसी में। तो इट्स लाइक इसको कुछ नहीं चाहिए, है ना, ना इसे माइटोकॉन्ड्रिया, ना इसको साइटोप्लाज्म, ना इसको न्यूक्लियस, कुछ नहीं चाहिए। इट जस्ट रिक्वायर्ड अ स्पेस सो दैट इट कैन होल्ड मोर एंड मोर ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ये ऐसा काम होता है। बाकी न्यूट्रोफिल्स जो होती है इसके पास आप जानते हैं पॉलीमॉर्फिक, है ना, ऐसे मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होता है इसके पास, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। अगर हम बात करें आपकी आरबीसीज, एरिथ्रोसाइट्स एंड आरबीसीज, ये कैसे सेम हो गया? तो दोनों ही होंगे, है ना, आरबीसी एंड एरिथ्रोसाइट।
आई थिंक ऑप्शन में शायद कुछ गड़बड़ है, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूँगा, बट स्टिल है ना, आरबीसी इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी इसके अलावा बात की जाए इओसिनोफिल्स के बारे में, तो इओसिनोफिल्स जो होते हैं इनके पास हेडफोन शेप का कुछ इस तरीके का, हाँ, तो इनके पास हेडफोन शेप का या बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है, बाइलोब्ड न्यूक्लियस। अच्छा ऐसा ना एक सवाल और बन सकता है, और वो एक सवाल क्या है, दैट इज कि बताओ कौन सी WBC जो है ना वो ज़्यादा परसेंटेज में पाई जाती है, वो आपको बताना है, सीक्वेंशियल ऑर्डर। तो टाइप्स ऑफ WBC में आपको पहले भी लिखवा चुका हूँ, है ना, उनका सीक्वेंशियल ऑर्डर हम लिखें, मतलब बढ़ते से घटते हुए क्रमांक के अंदर, तो हम कह सकते हैं N सबसे ज़्यादा होती है, L उससे कम, M उससे कम, उससे फिर सम E, फिर उससे कम B। दिस इज द सीक्वेंस। तो न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स एंड देन इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। बेसोफिल्स सबसे कम पाई जाती है, ठीक है। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स इज इन्वॉल्व इन द एंटीबॉडी प्रोडक्शन। ये मैंने आपको पहले भी बताया जब मैंने आपको WBC के टाइप्स पढ़ाए थे। तो जो आपकी लिम्फोसाइट्स होती हैं, दे आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। तो देख लीजिए ऑप्शन का है लिम्फोसाइट्स, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स फैगोसिटिक होती हैं, टी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं दे आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन सम अदर मैकेनिज्म जो कि सेल मेडिएट इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होती हैं। सो दे आर इन्वॉल्व इन सेल मेडिएट इम्यूनिटी। ओके, अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग द कार्डियक इम्पल्स इज इनिशिएटेड एंड कंडक्टेड फर्दर अप टू द वेंट्रिकल्स। तो ये बात कर रहा है आपके पास कि बताओ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ होता है ना, जो देयर इज अ इम्पल्स कंडक्शन ऑफ हार्ट। तो हार्ट का जो इम्पल्स कंडक्शन है ना, वो उसका मैकेनिज्म क्या है आपको वो एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो सबसे पहले आपका ऐसे नोड आएगा, ऐसे नोड से इम्पल्स कहाँ पे पास ऑन होते हैं, ऐसे नोड से इम्पल्स पास ऑन होते हैं आपके AV नोड पे। AV नोड से फिर आपके बंडल ऑफ हिस पे जाएंगे, जिसे आप लाइक AV बंडल्स भी कहते हो, और फिर लास्ट में परकुंजी फाइबर्स। तो मैच कर लीजिए, ऐसे नोड, AV बंडल्स या फिर बंडल ऑफ हिश, एंड देन यू हैव द परकुंजी फाइबर। दिस इज द करेक्ट आंसर। इसमें से जो ऐसे नोड होता है ये आपका पेसमेकर ऑफ हार्ट कहते हैं, AV नोड को आप पेस सेटलर ऑफ हार्ट कहते हैं, एंड जो ये होता है ये आपके इम्पल्स जनरेट करता है कितनी स्पीड से, 70 to 75 बीट पर मिनट। और AV नोड जो है ये आपका थोड़ा सा कम, मतलब 40 से लेके 25 बीट पर मिनट तक करेगा। परकुंजी फाइबर्स जो हैं ये भी इम्पल्स जनरेट कर सकते हैं, एंड दे डू अप्रॉक्सीमेटली 20 to 15 बीट पर मिनट। तो ये इनका इम्पल्स कंडक्शन का रेट होता है, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। ए ग्रेनुलोसाइट जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। तो कौन सी ए ग्रेनुलोसाइट हैं जो कि इम्यून रिस्पॉन्स के लिए नेसेसरी हैं। तो ग्रेनुलोसाइट कौन सी थी और ए ग्रेनुलोसाइट, पहले आपको ये पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता ना, सब कचरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि यार जो ग्रेनुलोसाइट है वो पहले आती है, ए ग्रेनुलोसाइट बाद में आती है, ठीक है। तो जो ग्रेनुलोसाइट है उसमें आपके पास 3 आएंगी, कौन कौन सी, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स। और जो आपकी ए ग्रेनुलोसाइट है उसमें 2 आती हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट। ये आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये बात कर रहा है ए ग्रेनुलोसाइट की, मतलब सिर्फ 2 हो सकता है ऑप्शन में, या तो फिर मोनोसाइट्स या फिर लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स जो है वो इन्वॉल्व होती हैं किसमें, इम्यून रिस्पॉन्स में। कैसे, विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। तो ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं और उसकी मदद से दिस इज हाउ दे परफॉर्म हेल्प इन द इम्यून सिस्टम। डब साउंड, डब डब डब, है ना, लब डब लब डब लब डब। सो दिस इज द साउंड एक्चुअली प्रोड्यूस। तो सेकंड हर्ट साउंड जो होती है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, तो हमने हर्ट की पहली साउंड सुनी है, दूसरी सुनी है ना। अगर नहीं सुनी तो आप यहाँ पे भी सुन सकते हैं। होपफुली आपको सुनाई दी होगी, राइट। सो ये आपके पास जो साउंड है इसमें से जो सेकंड डब साउंड है वो कब बनती है। सो डब साउंड इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ SL वेल्व, एंड लब साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द क्लोजर ऑफ AV वेल्स, दैट इज ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। तो ये बहुत सिंपल सा जवाब था, हम सभी जानते हैं। तो बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ सेमी लूनार वेल द डब साउंड इज प्रोड्यूस। और ये मेरा आपके लिए सवाल है, कमेंट करना मुझे कि कार्डियक साइकिल के कौन से वाले फेज में डब साउंड प्रोड्यूस होती है। ऑप्शंस हैं
एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जॉइंट डायस्टोल। ओके, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन अ फेज और अ इवेंट इन अ कार्डियक साइकिल। तो इनमें से कौन सा वाला सही तरीके से रिप्रेजेंट करता है कार्डियक साइकिल का इवेंट। तो अभी हमने सारे के सारे पढ़ लिए है ना। जैसे आपका पी जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है सिस्टोल ऑफ एट्रिया, इस तरीके से हम जानते हैं, ठीक है। तो क्यू आर एस क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑप्शन मत देखो, ऐसे ही बताओ। क्यू आर एस रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। क्या सही लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है ना। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन लिखा हुआ है, गलत। क्या क्यू आर एस रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, एकदम सही। टाइम बिटवीन एस एंड टी रिप्रेजेंट्स द एट्रियल सिस्टोल, नो। पी वेव्स इंडिकेट्स द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, नो। पी वेव जो है वो आपकी एट्रियल सिस्टोल इंडिकेट करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट गलत है। अ पर्सन विद ओ ब्लड ग्रुप, नाउ इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो इसके बारे में कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करें, है ना, सो इफ देयर इज अ पेशेंट एंड यू आर अ डॉक्टर, तो आप एक डॉक्टर हैं, आपके सामने एक पेशेंट है, उसे रिक्वायर्ड है बी ब्लड ग्रुप, है ना। एंड इफ देयर इज अ पर्सन जो कि डोनर है और उसके पास है ए ब्लड ग्रुप, तो क्या आप उस ए ब्लड ग्रुप को उस पेशेंट को चढ़ा सकते हो। ऑब्वियसली नहीं, मिस मैचिंग हो जाएगी। वो बेचारा जो पेशेंट है, अब वो पेशेंट ना रह के वो ऊपर पहुंच जाएगा। सो दिस इज समथिंग यू ऑब्वियसली यू आर डॉक्टर, तो एक इतनी स्टूपिडनेस तो कोई नहीं करेगा। हाँ, बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या होता है कि ये आप डायग्राम बस याद कर लो, उससे आपके पास सारे ब्लड ग्रुप कौन किसको डोनेट कर सकता है, कौन किससे रिसीव कर सकता है, आपको सब याद हो जाएगा। कैसे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी यू विल टेक ओ हेयर, है ना, एंड देन राइट ए हेयर, देन राइट बी हेयर एंड राइट ए बी हेयर। आपको पता है कि यार ए वाला पर्सन ए वाले को दे सकता है, बी वाला बी को दे सकता है, ए बी वाला ए बी को दे सकता है, ओ वाला ओ को दे सकता है। तो यहाँ पर तो सिंपली ऐसे लिख लो, ओ वाला ओ को दे सकता है, बी वाला बी को दे सकता है, ए वाला ए को दे सकता है एंड ए बी वाला ए बी को दे सकता है। नाउ व्हाट एल्स कैन यू डू। ओ वाला ए को भी दे सकता है, ओ वाला ए बी को भी और ओ वाला बी को भी। तो इट्स लाइक ये उन दोस्तों के ग्रुप का वो वाला बंदा है जो मतलब लाइक होता है ना, 3 दोस्त या 4 दोस्तों का ग्रुप होता है, उनमें से एक बंदा ऐसा होता है जिसके पास पैसे रहते हैं हमेशा जेब के अंदर, जो खर्चीला है, जो फाइनेंसर है, जो हमेशा हर चीज़ के पैसे देगा, है ना। उनमें से एक होता है जिसके पास बाइक होती है, एक होता है जो बस चल रहा है साथ में वेला, ठीक है, और एक होता है जो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिखाता है कि हाँ मेरे को सब कुछ पता है। तो इट्स लाइक इसमें से वो वाला पर्सन है जो कि फाइनेंशियर है, इसके जेब में पैसे रहेंगे, इसी से पैसे फुकवाओ सारे के सारे। तो इट्स लाइक ये पैसे इसको देगा, ये देगा, ये सबको दे सकता है। ए बी वो पर्सन है जो पैसे सबसे ले सकता है, मतलब ये क्या करता है, एक तरीके से ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। तो ये ए से भी ले सकता है ना, ये ए से भी ले सकता है, ये बी से भी ले सकता है। ओके, तो या इसको ऐसे मान लो कि ये ओ वाला पर्सन वो है जिसको सबको पैसे देने हैं, तो इसने बहुत उधार ले रखा है, तो इसको ए को भी देने हैं, ए बी को भी देने हैं और बी को भी देने हैं। ए बी वो पर्सन है जो फाइनेंशियर है, इसको सबसे पैसे लेने हैं, या अमीर वाला है ना, इसने उधार दे रखा था, अब सबसे इसको पैसे लेने हैं। तो इट्स लाइक ऐसे इसको याद कर लो। तो ओ वाला पर्सन ए को ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप को पैसे मतलब ब्लड दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और बी को भी। ए बी वाला सबसे ले सकता है, सब अपने आप को तो दे ही सकते हैं, है ना। ऐसे आपको ये सारे ब्लड ग्रुप याद हो जाएंगे। अब सवाल पे आते हैं, अ पर्सन ऑफ ओ ब्लड ग्रुप हैज़ एन एंटीजन एंटीबॉडी, सॉरी, है ना। जब भी हम सिर्फ एंटी लिखते हैं तो उसका मतलब होता है एंटीबॉडी। ओके, हाँ, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक पर्सन जिसके पास ओ ब्लड ग्रुप है, उसके पास एंटीबॉडी ए और बी दोनों होंगी उसके ब्लड के प्लाज्मा के अंदर। बिल्कुल सही, बिकॉज ए ब्लड ग्रुप का मतलब क्या होता है कि एक पर्सन की आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है और प्लाज्मा में क्या है, बी एंटीबॉडी, है ना, ऑपोजिट होता है। तो ऐसे अगर आप कहोगे कि यार ओ ब्लड ग्रुप है, तो ओ ब्लड ग्रुप के लिए आप क्या कह सकते हो कि इसके पास एंटीजन तो कोई भी नहीं होगा, लेकिन हाँ इसके प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज़ दोनों पाई जाएंगी। कौन कौन सी, ए वाली भी और बी वाली भी, दोनों एंटीबॉडीज़ पाई जाएंगी। दिस इज करेक्ट। ओके, बाकी ऑप्शंस तो फिर और चेक करते हैं। इसने पूछा है कि कौन सा इनकरेक्ट है। कह रहा है पर्सन विद बी ब्लड ग्रुप कैन नॉट डोनेट ब्लड टू ए ब्लड ग्रुप। क्या बी वाला ए को दे सकता है, नहीं दे सकता, ये सही है बात, है ना, कि बी वाला कैन नॉट डोनेट टू द पर्सन ए। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। Blood group is designed on the basis of presence of antibodies on the surface of RBC. Yeah, sorry, on the basis of
प्लाज्मा। तो यार ये बात आपको मैंने बता दी है अभी के अभी कि भाई कैसे बेसिस क्या होता है ब्लड ग्रुप का। तो ब्लड ग्रुप का बेसिस ये होता है कि यार कैसे पहचानोगे कि इस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, इसका बी है, इसका सी है। तो उसके आरबीसी के सरफेस पे कौन सा एंटीजन है ना। एंटीजन इज लाइक फ्लैग। तो कौन सा फ्लैग लगा हुआ है, ये फ्लैग ए फ्लैग है या बी फ्लैग है, कौन सा वाला फ्लैग है, उस बेसिस पे आप बता सकते हो कि भाई उस आरबीसी का ब्लड ग्रुप क्या है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एंटीबॉडीज जो होंगी वो डिटरमाइन करती हैं ब्लड ग्रुप या एंटीजन करता है, एंटीजन करता है। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। लास्ट कह रहा है क्या, ए बी यूनिवर्सल रेसिपेंट है। हाँ, ए बी यूनिवर्सल रेसिपेंट है, ये सबसे ले सकता है ब्लड, ठीक है। एंड ओ क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। अगला सवाल, होपफुली आपको सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे, है ना। What would be the cardiac output of a person if 72 is the heartbeat and stroke volume is 75? तो सबको पता है कि भाई कार्डियक आउटपुट क्या होता है, इट्स इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट। तो हार्ट बीट कितनी है 72, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है 50 ml। होपफुली आपको इनका मतलब पता होगा। स्ट्रोक वॉल्यूम इज लाइक वेंट्रिकल कितना ब्लड एक्सपेल आउट कर रहा है, हार्ट बीट मतलब यू नो ऑलरेडी, है ना। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, एक मिनट में उसने कितना ब्लड को एक्सपेल आउट किया है ईच वेंट्रिकल, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक 3600 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके फाइन, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे मैच द फॉलोइंग। आपको इन सबको मैच करना है, तो बहुत सिंपल है। अगर हम बात करें लिम्फोसाइट्स के बारे में, तो लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेंगी। लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है क्या करता है, लिम्फेटिक सिस्टम जो आपका ब्लड है उसको वापस से या इंटरस्टिशियल फ्लूइड को वापस से सर्कुलेशन में डाल देता है। थ्रोम्बोसाइट्स कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करेंगी। और जो पल्मोनरी वेन है ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। एक्सेप्शन है ना, वेन का एक्सेप्शन कौन है, पल्मोनरी वेन। तो मैच कर लेना भाई जो भी इसका आंसर होगा। मैं फिलहाल को अगले सवाल पर मूव कर रहा हूँ। कह रहा है ए और बी स्टेटमेंट्स है, बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। एट्रियल, ओके पहले आप खुद से एक बार स्टेटमेंट को रीड कर लो, फिर हम साथ में सॉल्व करेंगे। देखें भाई, कह रहा है एट्रियल रिसीव ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच सब्सिक्वेंटली फ्लो टू द वेंट्रिकल्स। तो आपको पता है एट्रियम जो होता है वो रिसीव करता है आपके ब्लड को। जो आपका राइट वाला है वो आपके लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड अपर पार्ट विद द हेल्प ऑफ सुपीरियर वेना कावा वो रिसीव करता है। और लेफ्ट वाला जो हार्ट है वो आपके लंग्स से आने वाली पल्मोनरी वेन जो होती है उससे ब्लड को रिसीव करता है, ठीक है। तो ये सही है। So atria receive blood from all part of the body with the subsequently flow to the ventricles, सही है। Action potential, ये क्या कह रहा है, ये आपसे यही कह रहा है कि जो आपके 4 चैम्बर्स हैं उन 4 चैम्बर्स में से यहाँ से ब्लड रिसीव होगा और कहाँ चले जाएगा, वेंट्रिकल्स में चला जाएगा। नेक्स्ट, एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड एट द एसे नोड पासिस फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल। तो ये स्टेटमेंट कह रही है कि भाई जो आपके पास ये 4 चैम्बर हार्ट है इसमें यहाँ पे होता है आपका एसे नोड, ऐसे नोड से इम्पल्स जाएंगे आपके ए बी नोड के पास और वहाँ से फिर वेंट्रिकल्स, है ना, एंड पासिस एट्रिया टू वेंट्रिकल्स। तो एक्शन पोटेंशियल जो है वो आपके एट्रियम से वेंट्रिकल्स में ट्रैवल करता है। तो क्या ये दोनों ही बातें एक साथ नहीं होती। जब ब्लड ऊपर से नीचे जाएगा मतलब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और वेंट्रिकल रिलैक्सेशन, और जब इम्पल्स ऊपर से नीचे जाएंगे तो ऐसे नोड पे जब इम्पल्स बनते हैं तब भी आपका एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होता है और वेंट्रिकल्स तक पहुँचते हैं, है ना। तो दोनों ही बातें क्या है, सिंक्रोनस है आपस में एक दूसरे के साथ। सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, एट द सेम टाइम, एट सेम टाइम। तो दोनों ही चीज़ें एक ही समय पर हो रही होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो होपफुली आपको ये सारे सवाल समझ में आ गए होंगे हमारे इस प्यारे से छोटे से चैप्टर के, जो कि है सर्कुलेटरी सिस्टम। हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया है। होपफुली आपको मज़ा आया होगा, एंड इफ यू लाइक दिस सेशन हिट द लाइक बटन। एंड हम मिलेंगे हमारी आने वाली क्लास में मुलाकात में। तो इस एनसीईआरटी सीरीज़, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज़ को ख़त्म करके ही दम लेंगे। ओके, तो फिर आप भी लग रहे हो अपनी पढ़ाई के अंदर। एंड फॉर द नोट्स एंड DPPs just check out the description, and we'll see you in the next session. If you have any comment for me, just please let me know in the comment section. Bye bye, take care.